हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 भरण पोषण। भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता कौन किसको देगा, इस संबंध में हम बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो सक्षम है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति दायित्वाधीन है अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, जो असमर्थ है, और धर्मज और अधर्मज संतान जो नाबालिग है, यानी कि नाबालिग धर्मज और अधर्मज संतान का भरण पोषण करने के लिए। धर्मज और अधर्मज मतलब धर्मज संतान यानी वह संतान जो उसकी वैध विवाहिता पत्नी से उत्पन्न है, और अधर्मज संतान वो संतान जो उसकी वैध विवाहिता पत्नी से उत्पन्न नहीं है, वह किसी और स्त्री से उसके द्वारा उत्पन्न की गई है। तो अधर्मज और धर्मज दोनों संतानों का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति दायित्वाधीन होता है। इसके अतिरिक्त धर्मज या अधर्मज अविवाहित पुत्री का मतलब फिर ये वो कि नाबालिग हो या ना हो, इससे फिर कोई मतलब नहीं। धर्मज और अधर्मज अविवाहित पुत्री चाहे वह वयस्क भी हो तो भी दायित्वाधीन होते हैं इसका भरण पोषण करने के लिए। अब और हम बात करते हैं आगे। यदि ऐसा कोई बच्चा हो, यानी ऐसा कोई पुत्र हो किसी व्यक्ति का जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, और ऐसी किसी क्षति के कारण विकलांग हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी वह पुत्र अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त करने का पात्र एवं अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त और कौन होता है? माता और पिता, यानी ऐसे माता पिता जो सक्षम नहीं हैं, वह अपने पुत्र से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 कहती है। ये मासिक भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी हैं उस व्यक्ति से जो इनके लिए दायित्वाधीन होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या अविवाहित तो मैंने बता दिया ऊपर, क्या विवाहित अवयस्क पुत्री भरण पोषण प्राप्त कर सकती है अपने पिता से? शादी हो चुकी है, नाबालिग है, तो क्या वो अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? इसका उत्तर है कि जी हाँ, वह अपने पिता से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन यहाँ पर यह देखना होगा कि उस अवयस्क विवाहित पुत्री का जो पति है वो समर्थ है या असमर्थ है। यदि वो असमर्थ है तो पुत्री अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि भरण पोषण का आवेदन कहां पर लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाएगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहां पर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अंतरिम भरण पोषण के बारे में, यानी कि अंतरिम भरण पोषण क्या है। तो ये वो है कि यदि कोई व्यक्ति भरण पोषण का आवेदन न्यायालय में लगा दे, न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहने के दौरान, क्योंकि प्रकरण में तो समय लगेगा पूरी तरह से निराकरण होने में, तो क्या ऐसे समय में यानी कि प्रकरण के लंबित रहने के दौरान क्या कोई व्यक्ति भरण पोषण प्राप्त कर सकता है? तो इस संबंध में
2001 में संशोधन के द्वारा अंतरिम भरण पोषण को भी जोड़ दिया गया है, यानी कि कोई व्यक्ति प्रकरण के लंबित रहने के दौरान भी भरण पोषण प्राप्त करने का पात्र एवं अधिकारी होता है और ऐसे संबंध में जो है न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। याचिकाकर्ता की याचिका पर प्रति प्रार्थी को जो है समन जारी होगा। यदि प्रति प्रार्थी उपस्थित नहीं होता है, समन की तामील होने के पश्चात भी यदि वो नहीं आता है, तो न्यायालय एक पक्षी कार्रवाई कर सकता है, यानी कि याचिकाकर्ता के पक्ष में जो है भरण पोषण का आदेश कर सकता है। हालांकि यहां पर ये विचारणीय है कि न्यायालय में ये माना जाता है कि दोनों पक्ष आ जाएं और दोनों पक्ष यदि समझौता करना चाहें तो वो समझौता कर लें, लेकिन यदि दूसरा पक्ष उपस्थित ही नहीं होता है तो न्यायालय एक पक्षी कार्रवाई यहां पर कर देगा। अब हम बात करते हैं कि अंतरिम भरण पोषण का जो निराकरण है, इस संबंध में हम बात करते हैं कि इसका निराकरण जो है वो 60 दिवस की अवधि के अंदर न्यायालय द्वारा कर दिया जाता है। अब यहां पर एक बात और मुझे बताइए आप कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी संन्यास धारण कर ले, यानी कि साधु बन जाए, तो क्या दूसरा पक्ष भरण पोषण प्राप्त कर सकता है? यानी कि जो व्यक्ति साधु बन गया है, क्या वो भरण पोषण के दायित्व से मुक्त हो गया है? तो यहां पर यह कहा जाएगा कि वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हुआ है। इस संबंध में हम न्याय दृष्टांत देख सकते हैं। हरदेव सिंह बनाम यूपी राज्य 1995 CRLJ 1652 इलाहाबाद कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं भरण पोषण की मात्रा की, कि भरण पोषण कितना दिया जा सकता है। 2001 के पहले जब संशोधन नहीं हुआ था तब 500 रुपये, फिर बढ़ा करके 1000 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये और 3000 रुपये तक भरण पोषण दिया जा सकता था। लेकिन 2001 के पश्चात, संशोधन के पश्चात भरण पोषण की राशि को अनलिमिटेड कर दिया गया है। यानी कि अब यहां पर पक्षकारों की जीवन स्थिति को देखते हुए, यानी कि पक्षकारों के जीवन स्तर के आधार पर न्यायालय जो है भरण पोषण का आदेश करेंगे। मान लेते हैं कि पति जो है वो अच्छा है, सक्षम है और उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई है, तो पत्नी को भी उसी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में रहने का अधिकार है। इसलिए न्यायालय उस आधार पर भरण पोषण दिलाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि महंगाई कितनी है, महंगाई के हिसाब से भी भरण पोषण दिया जा सकता है। बच्चों की शैक्षणिक जो है खर्चे हैं, इसके अलावा में अन्य कोई दायित्व हैं, तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके न्यायालय जो है भरण पोषण का आदेश करता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अधिकतर पति और पत्नी के मामले में ही भरण पोषण के आदेश सुनने को मिलते हैं। तो मैं यहां पर बता दूं कि जो है माता पिता का भी मैंने यहां पर बताया है कि माता पिता को भी अधिकार है कि वो भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, मान लेते हैं पत्नी सक्षम है और पति असमर्थ है, तो ऐसे समय में क्या होगा? तो ऐसे समय में ये होगा कि पत्नी को पति को भरण पोषण देना पड़ सकता है यदि पति आवेदन लगाता है। तो यहां पर बात सक्षम की है, जो सक्षम है वो भरण पोषण देगा। हम आगे की बात करते हैं इसमें कि क्या किसी मुस्लिम महिला को
भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखो यहां पर एक्ट के मुताबिक यदि हम देखें तो मुस्लिम महिला को इद्दत काल तक भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, इसके बाद नहीं। लेकिन यहां पर माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णयों में यह बताया गया है कि धारा 125 जो है वह धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। हम यहां पर और बात करते हैं, एक बात और यहां पर करेंगे कि क्या कोई ससुर अपने बहू के प्रति भरण पोषण का उत्तराधिकार मतलब भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन होता है? तो यहां पर यह बताया गया है कि जो ससुर है वो बहू के लिए जो है धारा 125 के अंतर्गत जो है दायित्वाधीन नहीं है भरण पोषण के लिए। हाँ, यहाँ पर एक बात यहाँ पर कर लेते हैं कि हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम की धारा 19-20 के अंतर्गत महिला जो है अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, लेकिन यहाँ पर धारा 125 के अंतर्गत उसको कोई अधिकार नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं बचाव के पक्ष में कि कोई व्यक्ति यदि भरण पोषण देने से बचना चाहे तो उसके आधार कौन कौन से होंगे। यहां पर बात कर लेते हैं बिना किसी उचित कारण के यदि कोई पत्नी अपने पति से अलग रह रही है या पति जो है अपनी पत्नी से अलग रहता है तो फिर ये भरण पोषण के अधिकारिणी नहीं है, ये बचाव लिया जा सकता है। दूसरा बचाव है जारता की दशा में, यदि पत्नी के किसी दूसरे पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध हैं तो ऐसे समय में भी पति जो है भरण पोषण से इनकार कर सकता है। इसके अलावा में यदि पति और पत्नी दोनों सहमति से अलग अलग हुए हैं और सहमति से अलग होने में ये तय हुआ है भरण पोषण की राशि यदि एक मुश्त दी गई है या भरण पोषण के संबंध में कुछ बातें तय कर ली गई हैं तो ऐसे समय में भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा में हम बात कर लेते हैं क्षेत्राधिकार की कि ये जो आवेदन जो है किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लगाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि पति और पत्नी जहां पर साथ रहे हों वहां पर आवेदन लगा सकते हैं, जहां पर पत्नी रहती हो वहां पर जो है आवेदन लगाया जा सकता है, जहां पर पति रहता हो वहां पर आवेदन लगाया जा सकता है, दोनों का विवाह जहां पर संपन्न हुआ हो वहां पर लगाया जा सकता है आवेदन। इसके अलावा में पति जो है यदि अधर्मज पत्नी के साथ रह रहा है तो उस स्थान पर भी जो है आवेदन लगाया जा सकता है। माता पिता की स्थिति देख लेते हैं। ये तो यहाँ पर हमने पति पत्नी की बात की। माता पिता जो है भरण पोषण का आवेदन कहाँ किस क्षेत्र में लगा सकते हैं? तो माता पिता जो है जहां पर पुत्र निवास करता है उस क्षेत्र के न्यायालय में माता पिता जो है भरण पोषण का आवेदन लगा सकते हैं। यहां पर हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं धारा 126 की बात हमने की क्षेत्राधिकार से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं धारा 127 की कि न्यायालय जो है धारा 127 के अंतर्गत भरण पोषण की राशि में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है। यानी कि उसमें यदि चाहे तो वो राशि को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या जैसा उसको लगे न्यायालय को वैसा न्यायालय कर सकता है धारा 127 के अंतर्गत।
अच्छा, इसमें जो है सजा का क्या प्रावधान है? मान लेते हैं कि न्यायालय द्वारा भरण पोषण का आदेश कर दिया, पति के खिलाफ जो है पत्नी के पक्ष में न्यायालय ने भरण पोषण का आदेश कर दिया। अब वो पति जो है वो बचना चाहता है, वो जो है रकम देना ही नहीं चाहता, तो क्या पति को जो है सजा दिलवाई जा सकती है? इसमें भी प्रावधान है कि बिल्कुल इसमें सजा दिलवाई जा सकती है। इसमें 1 माह तक की सजा दिलवाई जा सकती है। अब आप बात करेंगे कि मान लेते हैं कि हर महीने उसको रकम देनी चाहिए थी और हर महीने वो रकम नहीं दे रहा है, हर महीने भरण पोषण नहीं दे रहा, 10 महीने गुजर गए, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 महीने का ही भरण पोषण नहीं दिया है, तब आप न्यायालय में आवेदन लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने 1 महीने का भरण पोषण नहीं दिया, इसको सजा दिलवाई जाए, तो भी 1 महीने की दिलवाई जा सकती है। और यदि उसने 10 महीने तक भरण पोषण नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 महीने की सजा काटेगा, उसके बाद भी जो है 1 महीने की सजा उसको दिलवाई जा सकती है। इसलिए अच्छा यह है कि 1 महीने का ही यदि वो व्यतिक्रम करता है, यानी कि 1 महीने की राशि नहीं देता है, तो अपन उसका आवेदन जो है न्यायालय में लगा दें, और हर महीने न्यायालय में ऐसे आवेदन अपन लगा दें, तो इसमें हमें कुछ सहायता मिल सकती है। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद इकट्ठा आवेदन लगा दें और 24 महीने की सजा करवा दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। उसको 1 महीने की सजा हो सकती है, न्यायालय का ये कहना है। तो आवेदन जो है वो कब तक लगाया जा सकता है, तो ये और समझ लें, मैंने 2 साल बताया, ऐसा नहीं है। इसमें 1 साल तक का प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने भरण पोषण की राशि देने का व्यतिक्रम किया है, तो उस व्यतिक्रम के 1 साल के अंदर अंदर आपको आवेदन लगाना है कि साहब इसने हमको जो है भरण पोषण नहीं दिया है, या तो वो एक मुश्त राशि देगा या फिर जेल जाएगा। इस प्रकार से आज हमने बात की भरण पोषण के संबंध में। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।